फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रबल का यूज़ करके जो ई टिकटिंग टाउट्स का केस करते हैं उसमें जो कॉमन फ्लॉज और लैक्यूना हम लोग की तरफ से हो रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो एक्सेस करने का तरीका है और किस तरह हम लोग करते हैं वो ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आप लोग को एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। प्रबल आप लोग सब जानते हैं एक वेब बेस्ड मॉड्यूल है जो कि URL पे अवेलेबल है, और प्राइम जो है वो पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनहांस सिस्टम है, और प्रबल स्टैंड्स फॉर पैसेंजर्स रिकॉर्ड एनालिसिस फॉर बर्गली थेफ्ट एंड एंटी लॉस। 2019 में प्रबल लॉन्च किया गया था और इसे 2 लेवल से एक्सेस कर सकते हैं, जोनल लेवल और डिविजनल लेवल। तो डिविजनल लेवल में जब एक्सेस करते हैं तो हमें TOPB के और एंटी टाउटिंग के खाली पास्ट डेटा मिलते हैं, और अगर फ्यूचर डेटा की आवश्यकता है तो वो जोनल लेवल पे ही मिल सकता है। उसके लिए PCCM के थ्रू हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी फ्यूचर डेटा हम लोगों को मिलती है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड हम डालते हैं तो एक OTP जनरेट होती है और वो रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी पे जाती है सीनियर DSC या PCSC के। उस OTP को एंटर करने के बाद प्राइम का खुलता है पेज, जैसा आप लोग अभी देख सकते हैं। इसको सेकेंड पेज खुलने पर इसमें लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 आइकॉन दिखते हैं। एक सर्च ऑप्शन है, एक होम पेज ऑप्शन है और दूसरा प्रबल रिपोर्ट है। हम जब प्रबल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो उस पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, TOPB का डेटा और एंटी टाउटिंग हिस्ट्री। तो अगर इस पर हम TOPB सर्च ऑप्शन पे जाते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, TOPB रिपोर्ट हिस्ट्री, फ्यूचर रिपोर्ट हिस्ट्री, रिपोर्ट रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्टेड डिक्लाइन रिक्वेस्ट। ये आप लोग स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। अगर TOPB हिस्ट्री रिपोर्ट पे हम जाते हैं तो उसमें इस तरह से वो पेज खुलता है जिसमें ट्रेन के PNR डिटेल्स दे सकते हैं, ट्रेन के डिटेल्स दे सकते हैं, पैसेंजर का नाम दे सकते हैं और इसमें हमें 7 दिन तक का डेटा मिलता है और सभी पैसेंजर्स के फुल डिटेल्स मिलते हैं। ये क्लिक करने पे आप देखिए इस तरह से पेज खुलता है और ये इस तरह से डिटेल्स हम लोग को मिलता है। ये डिटेल हम लोग एक्सेल शीट और PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर रिपोर्ट रिक्वेस्ट पे जाते हैं जो नया पेज खुलता है, देखिए आप इस तरह से खुल रहा है। और फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए हमें PCCM के पास इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है और वहाँ पे एक रिक्वेस्ट ID जनरेट होता है। उसके बाद हम अपने वापस स्क्रीन पे आते हैं
तो वो रिक्वेस्ट आईडी का डिटेल दिखता है, जिसमें या तो नो डेटा या एक्सेप्टेड या डिक्लाइंड, इस तरह से उनका रिप्लाई मिलता है वहाँ से। उसके आधार पर जो डेटा जनरेट होती है उसको हम लोग पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम लोग एंटी टाउटिंग हिस्ट्री ऑप्शन पे जाते हैं तो उसमें पेज इस तरह से खुलता है। तीन ऑप्शन आते हैं, एंटी टाउटिंग हिस्ट्री, फ्यूचरिस्टिक रिपोर्ट रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्ट डिक्लाइन रिक्वेस्ट। एंटी टाउटिंग हिस्ट्री रिक्वेस्ट को अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें इस तरह से पेज खुलता है जिसमें पीएनआर, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पैसेंजर मोबाइल नंबर, इन सब को फीड करने पे हमें 5 ट्रेनों के डेटा भी एक साथ मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं हम लोग को जल्दी एनालिसिस करने के लिए। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, और पूरे पैसेंजर का डिटेल्स हमको मिलता है जो आप नीचे चार्ट में देख रहे हैं। फ्यूचर रिक्वेस्ट रिपोर्ट, ये पेज डालने पर डेटा इस तरह से आता है, ये डिटेल खुलती है और वो रिक्वेस्ट हम पीसीसीएम को भेजते हैं फिर से, और उसी तरह रिक्वेस्ट आईडी नंबर मिलता है। और उसके बाद हम जब अपने वापस स्क्रीन पे जाते हैं तो उस आईडी का स्टेटस मिलता है कि उसमें डेटा है या नहीं है, या फ्यूचर टिकट डेटा या पर्टिकुलर यूज़र आईडी का डिटेल मिल जाता है। ये सब आप लोग शायद करते हैं रोज़ अपने काम में, तो इसको जस्ट एक रिफ़्रेश कर रहे हैं हम लोग। अगर एक्सेप्टेड आ जाता है स्टेटस कॉलम में तो फ्यूचर डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाती है और उससे फिर हम लोग फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। जो डिटेल मिलता है उसको हम लोग एक्सेल में या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।
जैसा आप सब जानते हैं, प्रबल ने टाउटी केस डिटेक्शन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और उसके उपयोग से हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस पकड़े हैं, जो कि भारत के स्तर पे, सरकार के स्तर पे हर जगह काफ़ी सराहा गया है और अच्छे अच्छे केसेस हम लोगों ने पकड़े हैं। जो केस आरपीएफ पोस्ट पे रजिस्टर होता है तो इमीडिएटली सीनियर डीएसपी को के पास वो डिटेल्स जाते हैं और उनका पीएनआर और यूज़र आईडी डिटेल्स पीसीएससी के पास जाता है अगर फ्यूचर डेटा की आवश्यकता है तो। पीसीएससी ऑफिस से जैसा पहले बताया गया, लाइव डेटा मिलने के बाद सीनियर डीएसपी ये पूरे डिटेल्स कंसर्न आरपीएफ थाने पर भेजते हैं और उसके बाद जो वहाँ के पोस्ट इंचार्ज हैं वो या इंक्वायरी ऑफिसर है वो उसका पेमेंट डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर जो है उनको ये रिक्वेस्ट कंसर्न बैंक को भेजना पड़ता है ताकि बैंक स्टेटमेंट मिले और उससे वो ट्रांजैक्शन डिटेल मैच करा के सीज पीएनआर और क्या क्या ट्रांजैक्शन किया गया उसको मैच करते हैं अपने इंक्वायरी प्रोसेस में। प्रबल से हम लोग ट्रेन चार्ट का भी एनालिसिस कर सकते हैं जिससे सस्पेक्टिंग टाउट्स की एक्टिविटीज़ पता चल जाता है और हम लोगों ने इस तरह से काफ़ी केसेस डिटेक्ट किए हैं। और जैसा आप सब जानते होंगे 2019 में करीब 27 करोड़ के टिकट्स लाइव टिकट सीज किए गए, 2020 में करीब 112 करोड़ के, 2021 में 20 करोड़ से ज़्यादा और 2022 में करीब 24 करोड़ से ज़्यादा के लाइव टिकट्स आरपीएफ ने सीज किए, ये प्रबल के एक्सेस मिलने के बाद से। तो एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और इससे जो ई टाउटिंग के क्रिमिनल्स हैं उनको काफ़ी बैकबोन इनका टूटा है। उनके सॉफ्टवेयर हम लोगों ने सीज किए हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया है, उनको कोर्ट से फाइन भी करवाया है। प्रबल के यूज़ से हम लोग जो चार्ट है क्राउडेड ट्रेन से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और तत्काल टाइम में कौन कितना एक्टिवली बुकिंग कर रहा है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। जो पैटर्न ऑफ बुकिंग है वो देख सकते हैं, टिकट बुकिंग का टाइम से एनालिसिस कर सकते हैं, यूज़र आईडीज़ के पैटर्न से कर सकते हैं, फेक एड्रेसेस का पैटर्न से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जा रहे हैं उससे भी एनालिसिस कर सकते हैं और उनके ईमेल जो वो टेम्प्रेरी ईमेल यूज़ कर रहे हैं उससे भी हम लोग देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि ये आदमी टाउट है या नहीं। और जो लेफ्ट बिहाइंड पैसेंजर्स के डिटेल है वो भी हमको प्रबल से मिल जाते हैं जिससे हम काफ़ी उनकी मदद कर पाते हैं। बुकिंग डिटेल्स जो पर्सन के हैं, मोबाइल नंबर्स, पीएनआर, यूज़र आईडी, इन सब के एनालिसिस करके हम लोग काफ़ी केसेस पकड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग इंक्वायरी ऑफिसर्स के लेवल पे जो कॉमन मिस्टेक्स हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि जो स्टाफ लगाए जा रहे हैं उनको पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि इस चार्ट को किस किस तरह से एनालिसिस करना है। तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग कुछ उस तरह से काम कर सकते हैं। जब हम लोग ट्रेन का चार्ट डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करना चाहिए कि वो विदिन 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर अगर टिकट निकला है कि नहीं। तो 10 से 10:01 तक और 11 से 11:01 तक के बीच में अगर टिकट निकल रहे हैं तो उसको हम लोग को एनालिसिस करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो इलीगल सॉफ्टवेयर यूज़ करके किया जा रहा हो और वो जो स्टेप्स दिए हैं आईआरसीटीसी ने उसको बाईपास कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हमको देखना है कि उसका फेक एड्रेस है कि नहीं, जो कि अगर ऐसा है तो आदमी हो सकता है कि टाउटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहा होगा। अगर कोई नॉर्मल पैसेंजर करता है तो अपना जेन्युइन एड्रेस ज़रूर डालता है। ये आप लोग देखिए, हम लोग फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि क्या गलतियां हैं इसमें। तीसरी चीज़ है उनका मेल आईडी को ध्यान से देखना। अगर वो नॉर्मल आईडी यूज़ कर रहे हैं जैसे याहू या जीमेल या हॉटमेल या आउटलुक या रेडिफ या gov.in या nick.in तो ये तो सही होगा, लेकिन यदि वो कुछ और दूसरे ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो ये एक सस्पेक्ट है, उसको हम लोगों को एनालिसिस करने की आवश्यकता है। ये भी आप देखें, हम लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पे आपको किस तरह से आता है। फिर यदि हम लोग मैच करते हैं कि पैसेंजर का नाम क्या है और रिलीजन क्या दिखा रहा है,
तो उससे भी सस्पेक्ट पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदू है और मुस्लिम पैसेंजर क्लिक कर रहा है तो वो भी एक सस्पिशन हो सकता है और उसकी आईडी को वेरीफाई करने की आवश्यकता है। इसको आप लोग देखें। इसी तरह जो सरनेम वो दे रहा है ईमेल में वो क्या है और पैसेंजर का नाम क्या है, इसको भी देख के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं सस्पिशियस आईडी को और आदमी का पता लगाने के लिए। फिर वो जो यूज़र आईडी यूज़ कर रहे हैं उसका पैटर्न भी हम लोग एनालाइज करके देख सकते हैं, जैसे RAM 001, RAM 002, RAM 0, इस तरह के यूज़र आईडी अगर वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है मतलब है कि वो फेक यूज़र आईडी कुछ बना रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको हम लोग को इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। ये सब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारे केसेस इसमें मिलेंगे और इसमें सफलता आप लोग को मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर वो सेम मोबाइल नंबर बार बार डाल रहा है टिकट बुकिंग में तो वो भी एक पैटर्न है और उसको पाइवट टेबल यूज़ करके हम लोग पकड़ सकते हैं कि वो इसमें शायद टाउटिंग का कार्य चल रहा है और इस आदमी को इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। ये नॉर्मल जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट के उसके बारे में बताया मैंने, इसको आप लोग ज़रूर चेक कीजिए तो आप लोगों को सफलता ज़्यादा मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो अपना रिक्वेस्ट 2-3 दिन के डिले के बाद भेजता है क्राइम रजिस्ट्रेशन पे, जिससे कि समय बर्बाद होता है और ये उनको तुरंत भेजना चाहिए जिस दिन उन्होंने केस दर्ज किया है, ताकि समय इसमें हम लोग लूज़ न करें और जो लाइव टिकट्स हैं वो सीज़ किए जा सकें। जो इंक्वायरी ऑफिसर है ये देखा जा रहा है कि वो डेटा का एनालिसिस ध्यान से नहीं कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्लूज़ जो हैं वो छोड़ दे रहे हैं, जो बल्क डिटेल मिल रहे हैं PNR और यूज़र आईडी के जो साइबर सेल उनको निकाल के देती है उसको वो ध्यान से नहीं देख रहे हैं और इंक्वायरी से प्राइमरी सीज PNR और यूज़र आईडी के आधार पे ही कर रहे हैं। तो ये पूरे डेटा का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उनसे एसोसिएट्स पता चलते हैं और जो पूरा रैकेट है वो पता चल सकता है। इसको आप लोग अपने वर्किंग में लाइए, थोड़ा समय लगेगा मगर ध्यान से कीजिएगा तो और अच्छी सफलता मिलेगी आप लोगों को। और अगर ईओ को कुछ परेशानी आ रही है तो उसको IT सेल साइबर सेल से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए और जो सस्पेक्टेड डिटेल्स हैं उसके बारे में और जानकारी ले सकता है। वो ये कोशिश करनी चाहिए कि लगातार वो साइबर सेल से संपर्क में रहे। ये भी देखा गया है कि जो ईओ है वो टिकट का अमाउंट जो साइबर सेल दे रहा है उसको ठीक से नहीं देख रहा है और जो अमाउंट प्रिंटेड है टिकट में उससे टैली नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बार टाउट लोग इसको एडिट कर देते हैं और अपना कुछ चार्जेस उसमें लगाते हैं कि उनको पैसा मिले। तो अगर इस तरह का डिफरेंस है तो इट इज़ डेफिनेटली अ केस ऑफ टाउटिंग, उसको आप लोग पकड़ सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान से आप लोग ज़रूर देखें कि जो टिकट है और जो प्रिंटेड अमाउंट है वो कितने का दिखा रहा है। एक और कमी जो हम लोग ने पाया है वो ये है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो IP डिटेल्स है जो IT सेल उनको देती है उस पर पूरी तरह से इंक्वायरी नहीं करती है और जो सीजर है मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उसको वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो डिटेल ऑफ पर्टिकुलर्स है IP का वो ईओ को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेना पड़ता है। वो ओपन सोर्स टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ग्रैबिफाई, बल्क IP इंफॉर्मेशन और ISP जो मिल जाता है उसके बाद उसका ट्रांजैक्शन डेट, टाइम और IP डिटेल मिलाकर वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। ये आप लोग को समझने की आवश्यकता है। इसमें अगर कुछ मुश्किल आती है तो साइबर सेल से संपर्क करके आप लोग डायरेक्शन ले सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ये भी देखा गया कि जो डिटेल भेजे जा रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है बैंक्स को जो हम लोग भेजते हैं,
जिससे बैंक हम लोग को पूरी डिटेल नहीं देती है। तो ज़रूरी है कि बैंक को जब हम ट्रांजैक्शन के लिए मांगते हैं तो उसमें बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट, ये सब तीनों एक साथ दिए जाने चाहिए ताकि बैंक उस पर हम लोगों को पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स दे सके। फिर जो पेमेंट गेटवे है उसके बारे में भी ये देखा गया है कि इंक्वायरी ऑफिसर्स को थोड़ी जानकारी कम है। तो बुकिंग जब टिकट होती है तो IRCTC पेमेंट गेटवे के बारे में पूछता है, जिसमें कि हम लोग IRCTC, iPay या Paytm या PayU इस तरह के थ्रू बैंक से पैसा लेते हैं। लेकिन ये बैंक के सिर्फ मीडिएटर हैं, एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो बैंक के ही थ्रू मिलेगा और उसका डिटेल लेना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए फॉर कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन। ये आप लोग देखें, यहाँ हम लोग चार्ट में दिखा रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से इसको डिटेल्स आप लोगों को मिल सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स IT सेल दे रही है उसको भी प्रॉपरली चेक करने की आवश्यकता है। प्रॉपर मैचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सीज PNR जो साइबर सेल ने दिया है और जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ID है उसको भी ट्रांजैक्शन नंबर के साथ मिलाकर पेमेंट गेटवे को प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। पूरा डिटेल फिर आपको मिलेगा तो ट्रांजैक्शन नंबर, बैंक नेम, ये सब आपको ले करके कंसर्न बैंक के पास जब जाएंगे तो बैंक का स्टेटमेंट सही आपको मिलेगा। तो ये आप लोग अगर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये पूरा डिटेल हम निकालें तभी हम बैंक को अप्रोच करेंगे। फिर हमने देखा है कि जो EOs हैं वो जो मोबाइल यूज़ कर रहा है आदमी, उसकी डिटेल उस पर्सन को पूरा ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका IP डिटेल्स देखे कि उसके मोबाइल पे क्या IP डिटेल आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन डेट और टाइम क्या आ रहा है। तो जब वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके इसको इन्वेस्टिगेट करता है तो उसमें उनको इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का डेटा मिलता है और उस डिवाइस का IMAC ID, IMSI नंबर और IMEI नंबर, ये तीनों मिलाकर जब वो देखेंगे तो उनको दिखेगा कि उसने कितने समय तक कितना काम इस पर किया है और आपके इन्वेस्टिगेशन में फिर क्लैरिटी आएगी कि शायद ये टाउटिंग का काम कर रहा था, न कि केवल इसके मोबाइल को यूज़ किया गया था इसको बुक करने के लिए। ये आप लोग देखें, आप लोग अगर मैच करेंगे डिटेल्स को जो ISP से मिलता है और सीज मोबाइल और लैपटॉप पे, तो आपको दिखेगा कि ये आदमी कितने ट्रांजैक्शंस कर रहा है, कितने डेट तक कर रहा है। तो ये मोबाइल जिसका है वो भी एक अक्यूज बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में आज कमी रह रही है कि हम लोग उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। और वो कहता है कि हमने तो खाली मोबाइल दे दिया था, इस पर लोन किया, मुझे जानकारी नहीं है। तो उसको इस तरह से हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यही इसी के बारे में था कि जो पर्सन अक्यूज है उसको नहीं बना रहे हैं बिकॉज लग रहा है कि शायद वो उसको जानकारी नहीं थी, उसके मोबाइल को यूज़ किया गया। बट ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए डिटेल में। और उसका तरीका जो हमने बताया कि उस ISP पे जा करके उसके डिटेल निकालेंगे, कितने देर एक्टिव था, क्या डिटेल मिल रहा है, क्या क्या उसके थ्रू हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये एक्चुअली टाउट है और ये भी इसमें इन्वॉल्व है। EO शुड चेक द एक्टिवेशन ऑफ यूज़र ID, क्या वो बहुत देर तक काम करता रहा, क्योंकि IRCTC जो है वो ID को वेरीफाई करते रहती है रेगुलरली 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में। तो ID कितने बार यूज़ हुई, कितना यूज़ हुआ, उससे भी आपको समझ में आएगा कि ये आदमी खुद टाउटिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं। EO शुड ऑल्सो चेक वेदर एनी ट्रांजैक्शन वर मेड बाई पर्सन ऑन दिस यूज़र ID। अगर उस यूज़र ID पे बार बार ट्रांजैक्शन कर रहा है तो मतलब है कि वो टाउटिंग का काम कर रहा है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उसके मोबाइल पे OTP आया कि नहीं और उससे रिलेटेड जो मैसेजेस हैं। तो ये हम लोग की वर्किंग में आजकल जो
साथ में और कौन इन्वॉल्व है उसको पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको, और इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ मैं एक रीसेंट केस का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें हम लोगों ने पाया कि जो टाउट्स थे उन लोगों का काफ़ी डिटेल्ड नेटवर्क था और काफ़ी लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उन लोगों ने यूज़ की। इसमें करीब 3 महीने लगे इसको डिटेक्ट करने में, और करीब 30 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू के टिकट्स सीज हुए। इसमें हम लोगों ने पाया कि जो सॉफ्टवेयर है वो ये लोग टेलीग्राम के थ्रू आपस में ख़रीदते हैं, और जो सॉफ्टवेयर पाए गए जिनको हम लोगों ने ब्लॉक किया वो कोविड-19, कोविड एक्स, ANMS बैक, ब्लैक टाइगर इत्यादि थे। उन लोगों के इन्वेस्टिगेशन पे पाया गया कि वो लोग फेक वर्चुअल नंबर्स यूज़ कर रहे थे और फेक यूज़र आईडी और IPs यूज़ कर रहे थे। करीब 8,000 से ज़्यादा PNRs इन्वॉल्व थे और सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे थे। जो कोविड एक्स सॉफ्टवेयर था उसे बंद कर दिया गया। 400 से ज़्यादा प्रॉक्सी IPs यूज़ किए गए टिकट बुकिंग करने में। इन टाउटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ब्लैक टाइगर, कोविड एक्स, ANMS बैक, ये सब हम लोगों ने IRCTC को देकर इसे ब्लॉक कराया है। और इसमें जो हैरत की बात ये आई जब हम लोगों ने अक्यूज़ को बाद में डिटेल में इंटरोगेट किया, तो उसने बताया कि जो उनका पूरी हायरार्की जो बनी हुई है, जो यूज़र, उसके ऊपर सेलर्स, उसके ऊपर सुपर सेलर्स, उसके ऊपर एडमिन, ये पूरा उनका स्ट्रक्चर है। और ये लोग इलीगल सॉफ्टवेयर जो है उसको टेलीग्राम और क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पेमेंट करते थे, और फेक KYC पेटीएम नंबर डाल के और UPI के थ्रू ये लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। IRCTC की जो यूज़र आईडी है वो जनरेट और वेरीफाई फेक वर्चुअल नंबर्स के थ्रू की जा रही थी। उसमें वेबसाइट उदाहरण के लिए 5sim.net यूज़ किया जा रहा था, और ये सब डिस्पोजेबल मोबाइल नंबर्स यूज़ किए जा रहे थे OTP जनरेट करने के लिए, जिससे कि आईडी वेरिफिकेशन होता था। उसी तरह डिस्पोजेबल ईमेल्स यूज़ किए जा रहे थे और फेक यूज़र आईडीज क्रिएट किए जा रहे थे। इसमें यह भी पाया गया कि ऑटो बॉट्स का यूज़ किया गया फॉर जनरेटिंग फेक आईडीज इन मास बाय द गैंग। ये जो इलीगल बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ IRCTC पर्सनल यूज़र आईडी है, जनरेटिंग यूजिंग फेक वर्चुअल मोबाइल और फेक ईमेल, ये करीब 25 रुपये और 30 रुपये में बिक रहा था। जितने भी इनकी आपसी कम्युनिकेशंस थे, ये पाया गया कि ये लोग VoIP के ज़रिए यूज़ कर रहे थे और फेक वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर्स यूज़ कर रहे थे और अपने नेम्स को हाइड कर रहे थे। वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर्स और वेरीफाइड KYC मोबाइल नंबर्स, ये भी ये लोग 5 रुपये से 50 रुपये के बीच में बेच रहे थे लोगों के लिए। जो सॉफ्टवेयर्स थे वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड थे और सभी जो IRCTC के कैप्चा और लॉगिन सिक्योरिटी है उसको बाईपास कर रहे थे सक्सेसफुली। प्रॉक्सीफायर यूज़ किए जा रहे थे टू बाईपास द IP लिमिट ऑन टिकट बुकिंग, और ईच IP को वो लोग करीब 200 से 300 रुपये, 500 रुपये में बेच रहे थे। सेलिंग ऑफ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर थ्रू vpsraja.com एंड AWS, जो कि अमेजॉन का वेब सर्वर है, किया जा रहा था, जिससे कि आइडेंटिटी हाइड हो रही थी और टिकट बुकिंग काफ़ी फास्ट हो रहा था। इसलिए ईच जो VPS है वो करीब 2000 रुपये में ये लोग अकाउंट बेच रहे थे। और पकड़े न जाए इसके लिए जो सर्वर थे उसकी टाइमिंग इन लोगों ने काफ़ी कंट्रोल कर दी थी। तो 9:30 से 11:30 से उस समय ये उसको ऑन करते थे और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से इन लोगों ने छुपा के रखा था। सर्वर सेटअप with capacity to book thousands of तत्काल confirmed tickets simultaneously। वो 39 सेकेंड और एवरेज 119 सेकेंड में तत्काल के ओपनिंग टाइम के बीच में ये लोग टिकट बुक कर रहे थे।
तो ये काफ़ी हैरत अंदाज वाली केस थी और इसमें दिखता है कि ये जो ई टाउट से ये काफ़ी आगे तक जाकर इन लोगों ने काम किया है और इसको जिस पर 5-6 लोग पकड़े गए वो राजकोट, सूरत, बॉम्बे, यूपी में सुल्तानपुर, काफ़ी जगह पकड़े गए। बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसको एनालाइज करके पता लगाने में हम लोग को 2-3 महीने लगे और मुझे लगता है कि हज़ारों पेज का डेटा को एनालाइज किया गया और उसके बाद ये सफलता मिली है। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है जो हम लोग कर रहे हैं और इसमें पूरी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देर तक बैठकर एक एक चार्ट उसको तरह तरह से एनालाइज करना, क्या मिल रहा है, डिटेल कैसे मिल रहा है, कैसे लिंक कर सकते हैं एक आदमी को दूसरे से, और उसके बाद जो पकड़े जा रहे हैं उसको पूरी तरह से अच्छे से इंटरोगेशन करना और उसके मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर पे जो डेटा है उसको तुरंत सीज करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें पूरे तन मन से काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। अब मैं आप लोगों को डूज एंड डोंट्स थोड़ा बताना चाहूँगा जो इस ई टिकटिंग के केसेस में आप लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या फॉलो करना चाहिए। इसमें चूँकि डिजिटल एविडेंस ज़्यादा रहता है इसलिए ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है और सबसे पहले आप लोग जो आइडेंटिफिकेशन है उस पर ध्यान दें, जैसा कि स्लाइड में दिखाया जा रहा है आप लोग को। कि क्या क्या चीज़ें हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, डोंगल है, कौन सा नेटवर्क है, मोबाइल है, डायरी है, प्रिंट आउट्स हैं, कुछ उसके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पेन ड्राइव है, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, कोई और स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर कैसा है, विजिटिंग कार्ड्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझें और उसका फोटोग्राफी करके सब रिकॉर्ड को प्रिजर्व करें। नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फिर होता है प्रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड लास्टली प्रेजेंटेशन। इसको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। सबसे पहले कलेक्शन में आप लोग फोटोग्राफी लेके जो भी वहाँ चीज़ें दिख रही हैं उसका एविडेंस बनाएंगे और जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है देखेंगे कि ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑन होगा तो उसको नेटवर्क से तुरंत डिस्कनेक्ट करके और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे स्विच ऑफ कर देंगे। अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसको एरोप्लेन मोड में तुरंत डाल देना चाहिए और लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसके पासवर्ड को और पैटर्न लॉक है तो उसको ब्लैंक पेपर पे नोट करके और जो भी सस्पेक्ट है उसी से लिखवाना चाहिए और उससे पंचनामा में भी ध्यान से मेंशन करना चाहिए। अगर ईमेल आईडी है तो उसे भी ब्लैंक पेपर में नोट करना चाहिए अलॉन्ग विद इट्स पासवर्ड। प्रिंटर अगर है तो उसमें अगर कोई प्रिंट का कमांड दिया है तो वो ध्यान से देखना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो जो पासवर्ड और आईडी है उसको चेंज कर ले और इस चीज़ को नए पासवर्ड आईडी को पंचनामा में मेंशन कर दें। जो सीरियल नंबर है लैपटॉप डेस्कटॉप वो सब पंचनामा में बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए। उसका कलर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ये सब आपको कलेक्शन ऑफ एविडेंस में बहुत ज़रूरी है, इस पर आप लोग ध्यान दें। फिर हम लोग प्रिजर्वेशन पे आते हैं। तो चूँकि ये फ्रेजाइल नेचर है तो जो लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल आप लोगों ने लिया है उसको कभी स्विच ऑन ना करें क्योंकि उससे कुछ अलग लॉग क्रिएट हो सकता है जो कि एविडेंस टैम्परिंग माना जा सकता है। और मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रखें, नहीं तो उससे जो डेटा है वो वाइप ऑफ हो सकता है, डिलीट हो सकता है बाय रिमोट एक्सेस ऑल्सो। जहाँ तक पॉसिबल सीज मोबाइल को फैराडे बैग में रखें और सीज हार्ड डिस्क को एंटी स्टैटिक बैग में रखें ताकि कोई भी उसमें लॉस ना हो डेटा का।
जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं उन सब पे पंचनामा का स्लिप पेश होना चाहिए और जो चेन ऑफ कस्टडी है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस है उस पर हम लोग आते हैं। उसमें देखिए कि कभी भी हम लोग स्विच ऑन न करें विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फोरेंसिक टूल्स एंड साइबर एक्सपर्ट्स। ये बहुत ध्यान की बात है, नहीं तो इसमें हम लोग गलती से ऑन करने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। जो सीज लैपटॉप है, मोबाइल है, वो सबको तुरंत साइबर सेल में भेजें फॉर प्रॉपर एनालिसिस और उसमें से जो डिटेल निकल के आते हैं वो आप लोग ठीक से रखें और फॉरवर्डिंग लेटर में पूरे डिटेल देने चाहिए। सीरियल नंबर क्या है, मॉडल क्या है, मेक क्या है, IMEI नंबर क्या है, कलर क्या है, क्या कंडीशन थी, सब डिटेल में रहना चाहिए ताकि उस पर प्रॉपरली एनालिसिस किया जा सके। साथ में EO अगर साइबर सेल आता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो सब बात ठीक से समझ सकता है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको साइबर सेल से डिटेल में लिख के पूछना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको अपेक्षित है जो आप साइबर सेल से इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब जो वहाँ से आपको मिल गया डिटेल, उसके एनालिसिस की बात आती है तो उसमें जो रिपोर्ट साइबर सेल ने दिया उसको तुरंत एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। टिकट जो अटैच है फोल्डर में उनको प्रिंट करके एनालाइज कीजिए। ID और पासवर्ड और जो टोकन दिए हैं साइबर सेल ने उनको भी एनालाइज कीजिए। जो PNR डिटेल्स रिसीव किए हैं वहाँ से उसके लिए प्रबल डेटा का इस्तेमाल कीजिए और डिविजनल IT सेल से तुरंत वो PNR निकाल के उसके डिटेल्स को ले लीजिए। इसी तरह लेटर्स जो है डिविजनल हेडक्वार्टर और जोनल हेडक्वार्टर को भी आप भेज सकते हैं फॉर गेटिंग लाइव डेटा जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको एनालिसिस में। फॉर गेटिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको IRCTC को लेटर लिखना पड़ेगा अपने डिविजनल IT सेल के द्वारा। तो ये सब आपके एनालिसिस के पार्ट होंगे। इसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो जितने भी रिपोर्ट्स हैं डिजिटल एविडेंस के उसको कंपाइल करके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना चाहिए और उसे कोर्ट में टाइमली चालान के साथ फाइल करना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो डिजिटल फॉर्मेट में हैं उनको केयरफुली रखने की आवश्यकता है। हैश वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस वो साफ साफ मेंशन होना चाहिए रिपोर्ट में। इमेजिंग रिपोर्ट भी साफ साफ मेंशन होनी चाहिए एंड लॉजिकल फिजिकल एनालिसिस रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पूरी मेंशन की जानी चाहिए। तो ये सब आप लोग एक बार अपने मन में ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और कोर्ट में केस पे कोई लूज पॉइंट बचेगा नहीं। जितना भी बताया गया आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, इसको ध्यान से करें और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े अपने सीनियर ऑफिसर से गाइडेंस लेते रहें ताकि कोई भी जो आप कोर्ट में कागज़ फाइल करने जा रहे हैं उसमें कोई एविडेंस बाकी न रह जाए। थैंक यू।